स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। यहाँ पर अपना सिलेबस आ गया। यूनिट 4 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स, फिर है फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस, फिर है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन के साथ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग एंड इन्वॉल्व्स द प्लानिंग। तो इसमें होता क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होता है, और ये इन्वॉल्व करता है प्लानिंग को, किस तरीके से प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे किस तरीके से चीजों को, और किस तरीके से प्लान करेंगे चीजों को, ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्शन किस तरीके से देना है, कंट्रोल किस तरीके से करेंगे हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। तो उन सब चीजों को ये इन्वॉल्व करता है, और ये इनकम्पास करता है यानी इनकलकेट करता है सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड स्ट्रेटजीज जो डिजाइन किए जाते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि किस तरीके से हम जो भी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनका हम ऑप्टिमाइजेशन करें, यानी जो भी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनका कम से कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम किस तरीके से बनाएं। इस चीज पर ये फोकस करता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके गोल और ऑब्जेक्टिव को हम मिनिमम रिसोर्सेज यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव कर पाए, और गोल और ऑब्जेक्टिव दोनों क्या फुलफिल होना चाहिए। अब की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो सबसे पहला होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व करता है सेटिंग ऑफ फाइनेंशियल गोल्स, determining the means to achieve them, and developing strategies to ensure financial stability and growth। फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है कि किस तरीके से फाइनेंशियल गोल्स क्या है मेरा। हाँ, हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला फाइनेंशियल प्लानिंग में होता क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम सेट करते हैं फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है, फाइनेंशियल गोल्स को हम सेट करते हैं और फिर डिटरमाइन करते हैं मींस, यानी कौन से मेथड्स होंगे जिनसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, और उसके बाद डेवलप करते हैं स्ट्रेटजीज जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों इंश्योर हो, कि हमारा फाइनेंशियल हम स्टेबल भी रहे और हमारा ग्रोथ भी साथ साथ होते रहे। दूसरा की कंपोनेंट है बजटिंग। Creation of a financial plan outlining expected revenues and expenditures. Budget serve as a roadmap for financial operations and help in resource allocation। तो जो बजटिंग हम करते हैं वो क्या हेल्प करता है हमको फाइनेंशियल ऑपरेशन में, किस तरीके से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और रिसोर्स किस तरीके से एलोकेट करना है। बजट में वही चीजें मेंशन रहती है, कितना हमारा रिवेन्यू आएगा और कितना एक्सपेंडिचर हमारा होगा। फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है, मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगेंस्ट बजट्स एंड बेंचमार्क्स। फाइनेंशियल कंट्रोल होता है कि हम किस तरीके से मॉनिटर करते हैं अपने जो भी फाइनेंशियल हमारी परफॉर्मेंस चल रहा है अगेंस्ट बजट एंड बेंचमार्क्स। बजट होगा जो हमने पहले प्लानिंग की है कि कितना रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर होना चाहिए, उस हिसाब से हम मॉनिटर करेंगे। और बेंचमार्क्स होगा जो स्टैंडर्ड सेट है बाई, जो स्टैंडर्ड सेट है पूरे मार्केट में, कि क्या होना चाहिए उस चीज के लिए। अगर कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कितना पैसा लगना चाहिए, और उसको फिर हम कंपेयर करेंगे कि हाउ हाउ आवर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से उस चीज को कर रहा है। और इफ वी आर नॉट डूइंग इट करेक्टली वी शुड टेक करेक्ट स्टेप्स। फॉर एग्जांपल ये बेंचमार्क सेट है, ठीक है, और हमने जो है बजट ये बनाया है, बजट जो हमारा है वो हमने, ये हमारा बजट था, ये बेंचमार्क था ग्रीन कलर का, बजट मेरा येलो कलर का था। चलो हम इतना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं इसके लिए। और उसके बाद फिर अगर बात किया जाए कि हम प्रोग्रेस हमारा जो है प्रोजेक्ट चल रहा है वो किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, अगर ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ज्यादा पैसा लग रहा है, तो क्या हमको कम से कम ट्राई करना है कि हमारा जो बजट है बेंचमार्क उसको हम फुलफिल करें। तो यहाँ से क्या करेक्टिव एक्शन लेंगे, कम से कम क्या है हम अपने येलो वाले को मीट कर पाए। और बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन क्या होगा कि हम कम से कम जो हमारा स्टैंडर्ड सेट है उसको कम से कम मीट कर पाए। तो इस तरीके से होता है।
हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं। फाइनेंशियली कंट्रोलिंग यही आता है कि हम किस तरीके से बेंचमार्क और बजटिंग दोनों को देख के हम क्या अपने आप को मॉनिटर करते हैं। अगर मॉनिटर करने पे पता चलता है कि हम एक्सीड कर रहे हैं, तो हमें करेक्टिव एक्शन लेना होता है कि हम किस तरीके से उस पॉइंट तक पहुंचे। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट डील करता है आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पोटेंशियल एडवर्स इवेंट्स दैट कुड इम्पैक्ट इट्स फाइनेंशियल हेल्थ। तो रिस्क मैनेजमेंट पे सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एंड देन मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क। आइडेंटिफाई ऑल द फाइनेंशियल रिस्क दैट कैन अकर। जो भी फाइनेंशियल रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करो जो हो सकते हैं, और उसके बाद ट्राई ऑल द मेथड एंड वेज इन विच यू कैन मैनेज देम। किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को हम रिस्क से प्रोटेक्ट कर सके, किसी भी एडवर्स इवेंट से जो क्या फाइनेंशियल हेल्थ पर असर डालता है। तो इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट में मोस्टली पहला होता है रिस्क मैनेजमेंट की मेंट में असेसमेंट। तुम असेस करते हो, आइडेंटिफाइंग करते हो, प्रायोरिटाइज करते हो, और उसके बाद फिर क्या, कंट्रोल। कंट्रोल में होता है कि सबसे पहले तो तुम अवॉइड करते हो उस चीज को, और अवॉइड नहीं होता तो कम से कम रिजोल्यूशन करते हो, फिर इसकी मॉनिटरिंग करते हो, और आखिरी में क्या, रिस्क रिस्क रिपोर्टिंग करते हो। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट कह रहा है कि डिसाइडिंग ऑन द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी टू फंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस एंड प्रोजेक्ट्स एमिंग टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू। अब कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट में ये है कि हम ऑप्टिमल मिक्स करें डेट का और इक्विटी का, कि हमारा जो डेट और इक्विटी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ये क्या है, ऑप्टिमल होना चाहिए। ऑप्टिमल यानी कम से कम में हम इसको क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को लेके चले, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन और प्रोजेक्ट क्या है, सही से चले। और हम एम क्या करें, हमारा गोल होना चाहिए मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर का वैल्यू। जो भी शेयर होल्डर है उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसका हम किस तरीके से, जो भी उसने वैल्यू प्रोवाइड किया, जो भी उसका इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट या मनी इन्वॉल्व है या एफर्ट्स इन्वॉल्व है, उनको हम किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट में यही है। सबसे पहले तो ऑप्टिमल मिक्स होना चाहिए डेट का और इक्विटी का, जिस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन को फंड करेंगे उसके ऑपरेशन और प्रोजेक्ट्स में, और एम हमारा हमेशा होना चाहिए मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, managing short-term assets and liabilities to ensure organization has sufficient liquidity to meet its day-to-day operational needs. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है कि तुम्हारे पास उतना अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल होना चाहिए कि तुम डे टू डे ऑपरेशनल नीड्स क्या है, कंप्लीट कर सको। लिक्विडिटी का मतलब होना चाहिए ना, लिक्विडिटी का मतलब है कि तुम्हारे पास उतना कैश अवेलेबल है जिसको तुम क्या यूज कर सकते हो। डे टू डे ऑपरेशनल नीड्स में कम से कम तुम्हारे पास 3 4 या 6 महीने का होना चाहिए, जिससे क्या है, कम से कम अगर तुम्हारा फाइनेंशियली कुछ तुमको प्रॉब्लम भी आए, तब भी क्या तुम्हारा 6 महीना या फिर क्या है 1 साल तक चीजें क्या है आराम से चल सके। एक सेकेंड। तो इसमें यही है, किस तरीके से क्या है, तुम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटी को इंश्योर करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी होना चाहिए। लिक्विडिटी क्या होता है, द वैल्यू दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। क्या, जिसको तुम कैश करवा सकते हो, यानी एसेट्स क्या हुआ, एसेट्स और लिक्विडिटी में, लिक्विडिटी क्या होता है, जैसे अब तुम्हारे पास एक एसेट है, तुम्हारा घर। तुम्हारा घर हो सकता है 1 करोड़ का हो, लेकिन क्या है, उस घर को तुम लिक्विडाइट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद उस घर में रहते हो। तो उसका पैसा तुम ये नहीं कर सकते हो कि मेरे पास 1 करोड़ है, क्योंकि उसको जब तुम बेचोगे तब तुम्हारे पास 1 करोड़ आएगा। तो वो तुम्हारे पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी है कैश अवेलेबल टू यू दैट यू कैन यूज टू इन योर डे टू डे ऑपरेशनल नीड्स। ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में है इवेल्युएटिंग पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स टू डिटरमाइन देयर फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक गोल्स। अब कोई बंदा तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इसके लिए तुम सबसे पहले इवेल्युएट करोगे पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट्स। कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हारे कंपनी में इंटरेस्टेड है, या कौन सा प्रोजेक्ट है जो तुम्हारे कंपनी में इंटरेस्टेड है। और उसके बाद फाइनेंशियल वायबिलिटी देखोगे कि क्या फाइनेंशियली वायबल है वो चीज, वो फिजिबल है या नहीं। और क्या फाइनेंशियल अगर वायबल है तो क्या अलाइन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक गोल से। अब पता चला तुम काम कर रहे हो
नो लॉस नो प्रॉफिट पे, या तुम काम कर रहे हो सर्विस सेक्टर के लिए, या तुम काम कर रहे हो ज्यादातर लोगों को सर्विस देने में, और ज्यादा तुम्हारा नन प्रॉफिट तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और तुम्हारा है कि कम से कम प्रॉफिट पे हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर सर्विसेज दे सके। अब तुम्हारे अंदर तुम्हारे कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ऐसा बंदा जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है, उसको है कि किसी भी तरीके से कुछ भी काम करो, हमको मतलब नहीं, हमको प्रॉफिट चाहिए। तो क्या तुम अलाइनमेंट देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल से वो चीज अलाइन कर रहा है कि नहीं। अगर अलाइन कर रहा है तब तुम इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, तुम आगे बढ़ोगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? Preparing and presenting financial statements including the balance sheet, income statement, cash flow statement to communicate the financial position of the organization. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है ना कि तुम प्रिपेयर करते हो, प्रेजेंट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें क्या होता है, बैलेंस शीट होता है, जिसमें हर चीज लिखा होता है। बैलेंस शीट में हाउ मच मनी यू हैव रिसीव्ड एंड हाउ मच मनी is spent by you, यानी तुम्हारा एक्सपेंडिचर क्या था और रेवेन्यू क्या था, everything will be written on the balance sheet. Income statement will tell about the income that you are generating or the income that you are getting from different sources. Cash flow statement, how money is being flowed from your organization, or how you are utilizing your money. This helps in communicating the financial position. So if you prepare and present all these charts, this will help the investor and other like board members or the team members to communicate on the financial position of the organization, that how the organization is doing in terms of financially, whether it is whether it is on the right track or there is some requirement to take corrective step. अगर वो सही चल रहा है तो ठीक है, और नहीं है तो क्या उसमें कुछ करेक्टिव स्टेप लेने की जरूरत है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में हम करते ये है कि हम एसेस करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। हम डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर द प्रोडक्ट्स वी आर प्रोड्यूसिंग इज प्रॉफिटेबल और नॉट, the services that we are producing is profitable or not, and the projects that we are completing. And we also identify the areas for improvement and strategic decision making. हम सबसे पहले देखते हैं हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रॉफिटेबल है या नहीं, और अगर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो क्या हम वहां पर इंप्रूव करते हैं और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं इस चीज में। उसके बाद है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में है कि हम किस तरीके से फाइनेंशियल रेशियोज को, ट्रेंड्स को, बेंचमार्क्स को इवेल्युएट करते हैं ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ में और परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। कि हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल होगी, फाइनेंशियल रेशियोज होगा, ट्रेंड्स होगा, बेंचमार्क्स होगा, स्टैंडर्ड्स होगा, तो हम इन सब चीजों को यूज करेंगे देखने के लिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल का फाइनेंशियल हेल्थ अभी किस तरीके का चल रहा है, हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सब चीज आ रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है अब हमारा इसी में ऑब्जेक्टिव्स। व्हाई देयर इज नीड ऑफ financial management, why we are doing financial management, how it can help the organization. We will talk about that right now. So the first point is profit maximization. We do financial management for profit maximization, that how we can generate maximum profit. Aim to generate profits to ensure the financial sustainability and growth of the organization. हम इसमें करते ही है कि हम किस तरीके से प्रॉफिट को जनरेट कर सके, जिससे क्या फाइनेंशियली क्या सस्टेनेबल हम हो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हो। कोई भी बंदा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है तो किस लिए चला रहा है, कि हम उससे प्रॉफिट कमा सके, और वही प्रॉफिट तो हेल्प करती है फर्दर उस कंपनी के एक्सपेंशन में, उस कंपनी के ग्रोथ में, उस कंपनी के सस्टेनेबिलिटी में, कि वो कंपनी क्या ज्यादा से ज्यादा दिन तक चल सके और क्या अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स क्या लोगों को दे सके। सबसे पहला क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइजेशन कर सके, सो दैट द कंपनी कैन अर्न एज वेल एज ही कैन सर्व टू इट्स कस्टमर एज वेल। नेक्स्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फोकस करता है मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर बाय इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ये है कि अब कोई तुम्हारा शेयर होल्डर है, तुम्हारे कंपनी की जो वैल्यू है वो 100 करोड़ है, उसमें अब 100 करोड़ तुम्हारा अगर वैल्यू है, उसमें कुछ बंदे हैं तुम्हारे शेयर होल्डर, उन्होंने क्या है पैसे लगा रखे हैं, समझो कुछ 3-4 मेन शेयर होल्डर है, उन्होंने 5-5 करोड़ या 10-10 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। अब 5 करोड़ ये बंदा लगाया है, ये किस लिए लगाया है,
कंपनी में लगाया तो इसका भी तो एम होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट इसको मिले। तो क्या है, हेल्प तुमको करना है जो भी तुम्हारा शेयर होल्डर है उसके वेल्थ को किस तरीके से तुम मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो बंदा अगर 5 करोड़ अपना लगा रहा है कंपनी में तो उसका भी तो कुछ एम है कि किस तरीके से हम उस पैसे को क्या है, उस पैसे से कुछ हम एक्स्ट्रा पैसा बना पाए। ही कैन जनरेट मनी फ्रॉम द मनी, सो दैट ही हैज इन्वेस्टेड हिज सो मच अमाउंट इन द कंपनी। उस चीज पे ध्यान देना। लिक्विडिटी क्या करता है, इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट लिक्विडिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एंड कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटीज। लिक्विडिटी में वही है, तुम्हारे पास सफिशिएंट लिक्विडिटी यानी कैश अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि तुम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर सको और कैपिटलाइज कर सको जो भी अपॉर्चुनिटीज आए तुम्हारे पास। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो सीख करता है पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू जनरेट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर। तुमको आरओआई क्या है, आरओआई तुमको, आरओआई की जो एक रेशियो होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, वो तुमको ज्यादा रखना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा तो क्या है, ये वैल्यू जनरेट करेगा शेयर होल्डर के लिए और तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज आएंगे और शेयर होल्डर क्या है, तुम्हारा कॉपरेट और ज्यादा कर पाएंगे अगर तुम्हारा आरओआई क्या है, पॉजिटिव में है। रिस्क मैनेजमेंट, जो भी फाइनेंशियल रिस्क है उसको पहले हम एसेस करते हैं फिर कंट्रोल करते हैं, एंड आफ्टर दैट if something happens we resolve it, and after that we report it so that this risk doesn't happen again in the future। तो ये चीज फिर क्या दोबारा ना हो, इस चीज के लिए हम ये काम करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। पहले आइडेंटिफाई किया, फिर क्या उस चीज को सॉल्व किया और रिपोर्ट कर दिया सो दैट इट डजंट हैपन इन द फ्यूचर। कॉस्ट कंट्रोल जो है ये कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कॉस्ट को इफेक्टिवली टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ये क्या करता है, कॉस्ट को मैनेज करता है कि किस तरीके से हम इफेक्टिवली कॉस्ट को यूज करें। जो भी कॉस्ट हमारे पास आ रहा है, किसी चीज का अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट है या किसी रिसोर्स को एलोकेट करने का कॉस्ट है या किसी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ कॉस्ट है, सबको क्या हमको इफेक्टिवली मैनेज करना है जिससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो और ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है हमारा इंप्रूव हो। वैल्यू क्रिएशन क्या है, वैल्यू क्रिएशन है क्रिएट वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स बाई मेकिंग स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजंस। तो हम इसमें क्या है वैल्यू क्रिएट करते हैं जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, किस तरीके से करते हैं, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजंस लेके जो कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशनल के लॉन्ग टर्म सक्सेस में। ठीक है, तो वैल्यू हमको क्रिएशन करना है। ये सब क्या है, ये सब है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट व्हाई वी आर डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिकॉज इट हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोलिंग, वैल्यू क्रिएशन एज वेल एज स्ट्रेटेजिक डिसीजन सपोर्ट। स्ट्रेटेजिक डिसीजन सपोर्ट में होता यह है कि हम प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल डेटा, इनसाइट्स जो होते हैं। ठीक है, इनसाइट्स होते हैं इनसाइट्स, इनसाइट्स यानी इनसाइट डेटा जो तुम्हारे पास कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल में जो डेटा होता है वो प्रोवाइड करते हो, फाइनेंशियल डेटा जो सपोर्ट करता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में। दैट व्हाई वी आर टेकिंग ए स्पेसिफिक डिसीजन, हम कोई एक डिसीजन ही क्यों ले रहे हैं और कोई दूसरा डिसीजन क्यों नहीं ले रहे, दैट इज totally based on the financial data that is available to us at that moment, ensuring alignment with organizational goals, and that decision should align with organizational goal, it should not deviate from the goal of the organization। तो क्या वो चीज अलाइन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ, जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन चाहता है जिस चीज को रीच करना चाहता है उसके साथ वो इंश्योर होना चाहिए जो भी तुम डिसीजन ले रहे हो। एंड एट द एंड उसने वही समरी में क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पाइवटल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, इंटीग्रेटेड रोल है सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो तुमको करना ही पड़ेगा क्योंकि हर चीज पैसे पे काम करती है। वो कंपनी बना पैसे के लिए, कंपनी काम पैसे के लिए कर रहा, कंपनी पैसा कमाना चाहता है और दूसरे लोगों को सर्विस देना चाह रहा है। दूसरे लोग सर्विस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो क्या है अपने काम को इफेक्टिवली कर सके, वो अपना कॉस्ट बचा सके और अपने लाइफ को क्या इजियर बना सके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही पाइवटल रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल है इन द सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इन्वॉल्व करता है बैलेंसिंग रिस्क, रिस्क को बैलेंस करना और रिटर्न को, while making sound financial decision, strategic decision हम लेते हैं। ये एक डायनेमिक फील्ड है, it is not a static field that you take a decision or you do some mapping or planning and things will do according to that। it is a dynamic field that will change according to the time, it will change over the time, so you have to be ready and you should monitor it continuously so that doesn't, so that nothing goes away from your hand।
क्या हर चीज यहाँ चेंज होती रहती है, तो तुमको क्या है कंटिन्यूअसली इस चीज पे मॉनिटर करना पड़ेगा, चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ेगा, मार्केट ट्रेंड को देखना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना पड़ेगा, सो दैट तुम एक सिक्योर कर सको फाइनेंशियलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज था। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स तो ऑलमोस्ट हमने देख ही लिया है, उसी को फिर क्या है उसने नेक्स्ट पॉइंट में दिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हर बंदा चाहता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसके लिए करेंगे, शेयर होल्डर के लिए करेंगे, लिक्विडिटी मैनेजमेंट किसके लिए करेंगे भाई, तो शॉर्ट टर्म गोल्स जो भी है उसको हम अचीव कर सके, और जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आए उसको क्या हम कैश इन कर सके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या पॉजिटिव हो, जिससे क्या है शेयर होल्डर को फायदा हो, शेयर होल्डर को लगे कि दैट वी हैव स्पेंड आवर मनी at the right place. Next, we have risk management. We identify the risk, then control the risk, and then report the risk. Next is cost controlling. How we can do things effectively, how we can manage the cost of products, services, and how we can generate maximum profit. Value creation is that how you can create values for the stakeholders or the shareholders that have put their effort and their money in the project or uh, in the organization. You have to make them feel that yes, we can create the value from the investment that you have given to us. Next is strategic decision support. Strategic decision support comes from the financial data that is available to you, and you have to make sure that the things that the decision that you are making should align with organizational goals. It should align with organizational goal. It should not be like that you should not it is not aligning with the organizational goal, or it is deviating from the organizational goal, so you have to make sure all those things. Next is optimal capital structure. Optimal capital structure determines the mix of debt and equity to fund the organizational operation. So you have to determine the optimal mix. What will be the optimal mix that you can like that you can afford to have, how much debt you can take and how much equity should be there, like how much equity uh, is in the hand of the company and how much equity you can dilute to the investor. So you have to maintain all the things and you have to make everything optimal so that decision making is right and you have some involvement in the organization. It should not be like that you are the CEO or you are heading the company and you have like sold all the all your stakes or all your stocks to some investors. तो क्या तुमको कुछ चीजें क्या अपने पास भी रखनी पड़ेगी इक्विटी। अब ये नहीं है कि तुम क्या 100% इक्विटी या फिर 90% या 60% इक्विटी या 70-80% इक्विटी शुरू में क्या इन्वेस्टर को दे दो। इससे यू विल जस्ट बिकम ए पपेट। तुम्हारे पास क्या डिसीजन मेकिंग में तुम क्या है इंफीरियरिटी पे आ जाओगे, तुम एक तरीके से माइनॉरिटी में आ जाओगे। तुम्हारा डिसीजन मेकिंग क्या है हो सकता है इफेक्ट में आए भी कब, जब मेजोरिटी तुमको सपोर्ट करे, और अगर मेजोरिटी तुमको सपोर्ट नहीं करेगा तो तुम नहीं ले सकते हो डिसीजन। तो तुमको सब चीजों का क्या है, सब चीजों को लेके एक साथ चलना पड़ेगा। राइट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अचीविंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिविडेंड पॉलिसी इज develop a dividend policy that strikes a balance between distributing profit to shareholders and retaining earnings for future investments. तो डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 100 रुपीज अर्न किए तो ये 100 रुपीज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंपनी के पास कितना पैसा जाएगा और कितना पैसा जो है कंपनी के पास जाएगा कि वो फ्यूचर में उसका यूज कर सके, और कितना पैसा हमारा जाएगा शेयर होल्डर के पास कि शेयर होल्डर को भी मिल सके जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो इस चीज को तुमको करना होता है। गोल इसमें ये होता है ना कि तुमको दोनों को खुश रखना, शेयर होल्डर ने जो पैसे लगाए हैं उसको भी फायदा होना चाहिए, एज वेल एज along with that तुमको ये भी श्योर करना है कि तुम्हारे पास इनफ स्टॉक, इनफ मनी होना चाहिए कि तुम कंपनी के ग्रोथ में हेल्प कर सको, कंपनी का ग्रोथ क्या हो सके इन फ्यूचर। तो दोनों चीज को तुमको देखना है। इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय हैविंग एडिक्वेट रिजर्व्स। तुमको क्या है रिजर्व रखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा डेट लेवल्स की, तुम क्या ज्यादा कर्ज ना लो, रिजर्व तुम्हारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अनफोर्सिन चैलेंजेस में तुम किस तरीके से काम करोगे, रोबस्ट फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि कब किस तरीके का
ट्रेंड आ जाए या चैलेंजेस आ जाए, कोई नहीं जानता। तो यू हैव टू वेल प्रिपेयर्ड बिफोर ऑल दोस थिंग कम्स। तो तुमको पहले से रेडी रहना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज कंप्लायंस एंड गवर्नेंस। कंप्लायंस एंड गवर्नेंस is like adhering to financial regulations and standards and corporate government principles. Ensuring compliance and good governance practices build trust among stakeholders. It is like तुम किस तरीके से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट का या फिर कॉर्पोरेट का, उन सबको फॉलो करो, सो डेट क्या है, स्टेक होल्डर का ट्रस्ट तुम्हारे में बना रहे, और तुम गुड गवर्नेंस करो इनसाइड द कंपनी एज वेल एज आउटसाइड द कंपनी। जो तुम्हारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके साथ भी, और जिनके साथ तुम काम, तुम्हारा कंपनी काम कर रहा है उनके साथ, यानी बोथ विद एम्प्लॉय एंड द क्लाइंट यू हैव टू मेक गुड गवर्नेंस। You have to make a balance between both the things, that you are not doing injustice with any one of them। तुमको क्या किसी के साथ injustice नहीं करनी है। Next is social responsibility। The thing is that you start making money, but at the same time you have to think about society as well, that how you can help the poor, how you can help the society, how you should take social and ethical implications, so that things doesn't go in the wrong direction। क्या है, किस तरीके से तुम जैसे फॉर एग्जांपल तुमने पैसा कमाया, तो क्या तुम किस तरीके से सोसाइटी की हेल्प कर सकते हो। तुम्हारा जो डिसीजन होना चाहिए फाइनेंशियल, वो सोशल होना चाहिए, सोसाइटी के हित में होना चाहिए और इथिकल होना चाहिए। इट शुड बी लाइक तुम किसी के साथ क्या इंजस्टिस ना करो और फेयर वे में करो काम, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो, और अलाइन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का जो कमिटमेंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की तरफ। तो तुमको सोसाइटी को भी ध्यान में रख के चलना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट आर द फंक्शनैलिटी दैट वी डू अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। So the first thing we do is we do financial planning। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, जो आउटलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल का फाइनेंशियल गोल। सबसे पहले हम बताते हैं कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान में कि कंपनी का गोल क्या है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है और टैक्टिक्स क्या है। गोल क्या है, व्हाट विल बी द मेथड्स दैट वी विल बी यूजिंग, एंड द टैक्टिक्स other than method, if the method is not working, how, what strategies we will follow। So it is like contingency plan, how you will what you will do if that method doesn't work। So it involves tactics। This involves forecasting future financial needs and allocating resources effectively। सो इसमें होता क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग में तुम देखते हो फ्यूचर के लिए सबसे पहले अपना प्लान बनाओगे, मेथड बनाओगे, टैक्टिक्स बनाओगे। प्लान है, प्लान बनाओगे, तुमको ये चीज अचीव करना, उसके लिए कौन सा अप्रोच रहेगा, मेथड रहेगा। एंड इफ दैट मेथड डजंट वर्क, अगर वो मेथड नहीं काम करता है तो कौन से स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स तुम अपना सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। हम पहले से सोचते हैं कि उस चीज में हम किस तरीके से पहुंचेंगे, हमें कितना पैसा लगेगा, कितना रिसोर्सेज लगेगा। तो ये सब चीज आती है फाइनेंशियल प्लानिंग में। कैपिटल बजटिंग क्या, इवेल्युएट करते हैं हम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, जो क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटजीज के साथ मैच करता है। और उसके बाद फिर क्या, कैपिटल बजटिंग क्या इन्वॉल्व करता है, एनालाइजिंग पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स, एस्टिमेटिंग देयर रिटर्न्स एंड प्रायोरिटाइजिंग इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बजटिंग में यही होता है ना, क्यों इवेल्युएट करते हो, सिलेक्ट करते हो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को तुम ऐसे ही सिलेक्ट नहीं कर लेते हो, वो क्या अलाइन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव के साथ। और क्या है, इसमें तुम एनालाइज करते हो पोटेंशियल प्रोजेक्ट को, कि वेदर दैट प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट, what is the rate of return, how much it is going to generate, the how much return it is going to generate, and which investment we should give priority। हमें किस इन्वेस्टमेंट को क्या प्रायोरिटी देना चाहिए, उसके बाद ही तुम क्या है इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करते हो। तो ये सब ऑल थिंग्स कम्स अंडर कैपिटल बजटिंग। ये सब कैपिटल बजटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट में होता क्या है कि ये ऑप्टिमल मिक्स वही है कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट में, कि हाउ इक्विटी एंड डेट इज डिसाइडेड, किस तरीके से तुम दोनों का मिक्स करते हो कि तुम्हारे पास कर्ज कम से कम हो और इक्विटी को भी क्या है तुम कम से कम डाइल्यूट कर सको, सो दैट यू हैव सम इन्वॉल्वमेंट इन द कंपनी, यू हैव सम से इन द कंपनी। और इन दोनों के बीच में बैलेंस बहुत जरूरी है।
जो क्या करता है, मिनिमाइज करता है कॉस्ट कैपिटल और मैक्सिमाइज करता है शेयर होल्डर रिटर्न। तो तुमको सबके बारे में सोच के चलना है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यही है, शॉर्ट टर्म में तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, एसेट्स लायबिलिटीज होना चाहिए, जिससे तुम क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी होना चाहिए डे टू डे ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। इसमें कैश फ्लो वगैरह आता है, इन्वेंट्री आता है, अकाउंट रिसीवेबल आता है। फाइनेंशियल कंट्रोल यही है कि इसमें किस तरीके से तुम प्लान एंड ऑब्जेक्टिव्स को मॉनिटर कंट्रोल करते हो और एक्चुअल परफॉर्मेंस को तुम कंपेयर करते हो फ्रॉम द बेंचमार्क्स एंड द बजटिंग फिगर्स दैट यू हैव टेकन while doing planning and you have to take active steps। तो तुमको क्या है फाइनेंशियल कंट्रोल में ये होता है हाउ योर कंपनी इज डूइंग, तुम क्या अपना फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हो, compare it with the standards that is set from that is set in the market। क्या जो भी स्टैंडर्ड सेट है उससे तुम उसको कंपेयर करते हो और बजट जो तुमने बनाया था उससे कंपेयर करते हो। एंड इफ टू थिंग्स डजंट मेट, तुम क्या मेक श्योर करते हो कि किस तरीके से करेक्टिव एक्शन लेके हम उस तक पहुंचे। रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क को किस तरीके से मैनेज करते हो, आइडेंटिफाई एक्सेस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस क्या है, प्रिपेयर करते हैं एक्यूरेट और टाइमली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें तुम क्या एक्यूरेट यानी वो करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज डेटा इज अ थिंग ऑन विच वी आर वर्किंग एंड इफ दैट विल नॉट करेक्ट इट विल जस्ट हैम्पर आवर होल मैनेजमेंट, इट विल जस्ट मेक एवरीथिंग यूजलेस। हर चीज क्या बर्बाद हो जाएगी अगर तुम क्या एक्यूरेट डेटा नहीं रखोगे। तो एक्यूरेट डेटा बहुत जरूरी है और टाइमली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आना चाहिए सो दैट यू कैन टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। इसमें क्या बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब चीज क्या है एक्यूरेट होना चाहिए। और इसके अलावा क्या इंटरप्रेट कर सको फाइनेंशियल डेटा को, जिससे तुमको पता चले ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कैसा है और इन्फॉर्म डिसीजन तुम ले सको। तो एक तो हुआ तुम्हारे पास डेटा आना, उसके बाद डेटा का इंटरप्रिटेशन भी जरूरी है, वो भी फाइनेंशियल टर्म में कि किस तरीके का तुम्हारा कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है एंड व्हाट एक्शन यू शुड टेक at that time। dividend policy यही है, the profit that you are making how you will going to distribute your profit among the shareholder and to the company so that so that in the company so that क्या कंपनी तुम्हारा काम कर सके फ्यूचर में, क्या उसे दिक्कत तुरंत ना आए, ग्रोथ उसका सस्टेनेबली हो सके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, इवेल्युएट करता है, ये क्या इवेल्युएट करता है कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेस, कहाँ कहाँ से क्या कैपिटल आ रहा है, ठीक है। और डिटरमाइन करता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट कितना है उस कैपिटल का फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ से कैपिटल आ रहा है और पूरा कैपिटल का कॉस्ट कितना है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट को करने में कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करें, और फाइनेंशियल डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट। So capital is like from where you are taking loans or from where you are getting money, and what is the cost of that money or capital, what is the cost of that capital for the organization। वो कैपिटल जो तुम्हारे पास आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, उसमें टोटल तुम्हारे पास लगेगा कितना। जैसे तुम्हारे पास वो पैसा आया, उस पैसे का फिर तुमको देना कितना पड़े, मतलब बाद में कितना देना पड़ेगा रिटर्न में, और वेदर द इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट और नॉट। जैसे तुमने पैसा ले लिया कहीं से और तुमने उसको इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, क्या भैया उस पैसे को इन्वेस्टमेंट से तुम उतना रिटर्न ले पा रहे हो कि तुम पूरा पैसा ही वापस कर पा रहे हो, एंड अदर विद दैट तुम क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर वो है तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू थिंक ट्वाइस, तुमको फिर से उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग क्या, इन्वेस्टमेंट के जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, फाइनेंसिंग से हो, डिविडेंड से हो, ये सब किस में आता है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। यही है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें करते क्या क्या हमें, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या इन्वॉल्व करता है, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, रिस्क को एसेस किस तरीके से करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, मैनेज करोगे, ऑप्शंस क्या है जिससे कि तुम शेयर होल्डर वैल्यू कर सकते हो। तो ये 10 पॉइंट्स था फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्लानिंग करते हैं, कैपिटल बजटिंग करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट करते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, एंड देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, डिविडेंड पॉलिसी क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस, and what will happen if we don't do financial management। जरूरत क्यों पड़ी,
अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा और करेंगे तो क्या होगा, इन तीनों चीजों को देखते हैं इसके इंपॉर्टेंस में। सबसे पहला ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम करते हैं तो क्या है, रिसोर्स का एलोकेशन क्या ऑप्टिमल हो सकेगा, यानी कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रॉफिट हम बना पाएंगे। तो यही इंश्योर करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। कैपिटल को किस तरीके से तुम यूज करो, एलोकेट करो, ज्यादा तुम पैसे बर्बाद ना करो। प्रोजेक्ट को किस तरीके से इफिशिएंटली तुम क्या है सिलेक्ट कर सकते हो, एक्टिविटीज को इफिशिएंटली करो जिससे क्या हाईएस्ट रिटर्न आ सके और अलाइन कर सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में। रिस्क मिटिगेशन क्या है, रिस्क रिडक्शन, हाउ यू मैनेज द रिस्क। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से तुम करते हो, मिटिगेट करते हो फाइनेंशियल रिस्क को, किस तरीके से तुम रिड्यूस करते हो, सेफगार्ड करते हो ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी, ये सब आता है रिस्क मिटिगेशन में। तो रिस्क को रिड्यूस किस तरीके से करते हो, सो दैट कंपनी डजंट फॉल इनटू एनी टाइप ऑफ ट्रैप, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या है किसी तरीके से ना फंसे। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम्हारा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करता है। इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय इंश्योरिंग साउंड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। किस तरीके से करता है, तुम साउंड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस जब करते हो तब, प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग जब करते हो तब, ठीक है, प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग करते हो और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हो, ये तीनों चीज क्या तुमको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इनहेंस डिसीजन मेकिंग। व्हेन यू डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, what happens is that your decision making becomes enhanced, like uh, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बाय एग्जीक्यूटिव एंड स्टेक होल्डर। जब तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो ना तो वो डिसीजन मेकिंग जो इनहेंस हो जाता है, क्योंकि उसमें तुम डेटा ले रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो इससे क्या है ये हेल्प होता है, इनहेंस हो जाता है और डिसीजन तुम्हारा और बेहतर बन जाता है। शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हो जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो। शेयर होल्डर को पता चलता है कि हाउ मच प्रॉफिट वी आर गोइंग टू मेक फ्रॉम दिस, तो उसके लिए आसान हो जाता है शेयर होल्डर के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू बाय मेकिंग साउंड इन्वेस्टमेंट। सही से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, ऑप्टिमाइजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर जो भी है उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रहे हो और इम्प्लीमेंट कर रहे हो इफेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी। किस तरीके से कितना शेयर होल्डर को दे रहे हो, कितना कंपनी को दोगे, इस चीज से क्या होगा, शेयर होल्डर का वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होगा। तो उसके लिए क्या है, शेयर होल्डर के लिए भी आसानी होगा कंपनी में पैसे देना। ऑपरेशनल इफिशिएंसी, ऑपरेशनल इफिशिएंसी है कि इफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स टू इनहेंस ऑपरेशनल इफिशिएंसी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को किस तरीके से तुम इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो, कॉस्ट कंट्रोल को किस तरीके से मेजर कर सकते हो, जिससे क्या ऑपरेशनल इफिशिएंसी ओवरऑल क्या है इंक्रीज हो तुम्हारा, और जो ऑर्गेनाइजेशनल को हेल्प करे स्मूथली और इफेक्टिवली रन करने में। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है यार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सपोर्ट करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी तुम जो भी प्लान करो वो स्ट्रेटेजी के थ्रू करो, डेटा के थ्रू करो। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का हेल्प लो, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करना है, एवरीथिंग शुड बी डन थ्रू फाइनेंशियल डेटा। रिस्क जो है उसको किस तरीके से मिटिगेट करोगे, अलाइन होना चाहिए एवरीथिंग according to the strategies and overall business objectives. Next one is credibility with stakeholders. Transparent financial reporting and responsible financial management build credibility and trust with stakeholders, including investors, creditors, and regulatory authorities. तुम क्या है हर चीज को ट्रांसपेरेंट रखो, किसके साथ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ, जिससे क्या है तुम्हारा क्या है ट्रस्ट बिल्ड हो सके, स्टेक होल्डर जो है तुम्हारे शेयर होल्डर उनका क्या है बिल्ड हो सके तुम पर ट्रस्ट, कि एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट हाइडिंग एनीथिंग, क्या ऑर्गेनाइजेशन हमसे कुछ हाइड नहीं कर रहा है, तो हर चीज क्या है बढ़िया है, इससे ट्रस्ट जनरेट, ट्रस्ट क्या है बिल्ड होता है, क्रेडिबिलिटी तुम्हारी बढ़ती है। सिर्फ इन्वेस्टर पर ही नहीं, क्रेडिटर से भी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी क्या है, हर कोई तुम पे क्या ट्रस्ट करता है जो भी तुम डेटा दिखाओगे। तो ये ट्रस्ट क्या बिल्ड करना पड़ता है, ये ऐसे ही नहीं है, ट्रस्ट ट्रस्ट क्या है बनाना पड़ता है तब जाके ट्रस्ट बनता है। ये कब होगा, ये यही चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब करते हो तब तुम्हारा ट्रस्ट बढ़ जाता है इन सब चीजों, मतलब इन्वेस्टर तुम पर क्या ट्रस्ट करने लगते हैं, क्रेडिटर ट्रस्ट करते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्रस्ट करती है। कंप्लायंस एंड गवर्नेंस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि कंप्लायंस जो है फाइनेंशियल रेगुलेशन के साथ हो, रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या है वो फॉलो करता है, गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड है गवर्नेंस स्टैंडर्ड उनको फॉलो करता है और प्रमोट करता है एथिकल यानी फेयर वे में और रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को
तुम करते हो जब तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो। नेक्स्ट वन इज एडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को एडेप्ट करने के लिए चेंजेस में। अगर तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो और मार्केट में कुछ चेंजेस आती है, तुम तो इजिली एडेप्ट कर पाओगे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्लान फॉर दैट थिंग। क्या तुम चेंज के प्लान लेके ही चलते हो? तुम क्या है अपना हमेशा बैकअप प्लान, कंटीजेंसी प्लान हमेशा सोच के चलते हो। इफ ए विल नॉट वर्क देन हाउ, if the plan A will not work, then we will gonna execute plan 2. If plan 2 is not gonna execute, then we have plan 3. If plan 3 not gonna execute, we have plan 4. So you have always backup plans and contingency plan. तो तुम्हारे पास always क्या है, second option available होता है that you can choose and you do at the time of financial planning. तो तुम financial planning के टाइम पे वो चीज कर लेते हो। तो यही चीज लिखा है किस तरीके से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो तुम अडेप्ट कर लेते हो मार्केट कंडीशन में, इंडस्ट्री ट्रेंड में, जो तुमको हेल्प करता है इफेक्टिवली फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम तुम इन सब चीजों को करते हो। समरी क्या है इन सब चीजों का? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। ये गाइड करता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग और ऑप्टिमाइज करता है रिसोर्स एलोकेशन को, इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, नेक्स्ट वन वी हैव इज कैपिटल स्ट्रक्चर और इसके बाद हमारा फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर से। कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं किसको है, सबसे पहले ये जानना। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड बाय अ कंपनी टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन को। डेट कहते हैं कर्ज यानी लोन दैट यू हैव टेकन फ्रॉम एनी बैंक और फ्रॉम एनी सोर्स दैट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो क्या है उस डेट को क्या यूज करोगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस तरीके से रिसोर्स एलोकेट करना है, किस तरीके से चीजों को बनाना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इस चीज के लिए तुम क्या लोन लेते हो कि क्या है तुम स्मूथली क्या है चीजों को कर सको। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा इक्विटी होता है। तो इक्विटी क्या होता है, जैसे तुम्हारा कुछ वैल्यू है, तुमने अपना वैल्यूएशन किया कंपनी का 100 करोड़, 100 करोड़ किया तो हर इक्विटी तुम्हारा 1% इक्विटी का क्या हो गया वैल्यू, 1% शेयर का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा 1 करोड़ हो गया। 100 करोड़ एंड 100 शेयर्स, 100% शेयर्स, 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 1% इज इक्वल्स टू 1 करोड़। अब तुम 1 करोड़ को अगर डाइल्यूट करते हो, 1% को डाइल्यूट करते हो तुम्हारे पास 1 करोड़ आएगा। तो तुमको अब देखना है कि तुमको डेट पर चलना है या इक्विटी पर चलना है। अगर तुम डेट पर चलते हो तो तुम्हारा कंपनी का इक्विटी क्या है, क्या होगा, डाइल्यूट नहीं होगा, यानी तुम्हारा इक्विटी डाइल्यूट नहीं होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है तुम्हारे पास आएगा। और फिर तुम क्या उस चीज को मैनेज करोगे, किस तरीके से तुमको एम्प्लॉय को कहाँ देना है नहीं देना है, तो हर चीज वहां पर से तुम सोचते हो। लेकिन डेट में ये प्रॉब्लम है कि तुमको डेट को वापस करना पड़ेगा और इक्विटी तुम्हारे पास, इक्विटी डाइल्यूट करते हो तो वो पैसा तुम्हारा हो गया, तुमको कोई पैसा वापस नहीं करना, अब तुम उसको यूज कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है इन्हीं का, डेट का और इक्विटी पर, इक्विटी का। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इसी पर बेस्ड है, इसी का खेल है कि किस तरीके से इन दोनों का बैलेंसिंग करके तुम कंपनी के फाइनेंस में हेल्प कर सकते हो, किस तरीके से उसका ऑपरेशन, फाइनेंशियल ऑपरेशन चला सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दूसरे दूसरे चीजों में। तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड टू द फंड ऑफ द कंपनीज एसेट्स एंड एक्टिविटीज। यही कहता है कि प्रोपोर्शन क्या है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल जो तुम्हारे पास आ रहा है उसमें सब चीजों का प्रोपोर्शन क्या है, किस तरीके से कंपनी फंड करती है एसेट्स को और एक्टिविटीज को, हर चीज क्या किस तरीके से चलता है, ये सब इसमें आता है कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो वेल बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बहुत क्रूशियल है फॉर ए कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। तो तुम्हारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या है, वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि तुम क्या है सिर्फ डेट ले लिए हो, इक्विटी तुम सब अपने पास रखे हो, इतना कर्जा कर लिए हो, या फिर क्या है तुम क्या है पूरा इक्विटी डाइल्यूट कर दिए हो। तो तुमको क्या एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, सो डेट क्या है ये तुम्हारा हेल्प करता है फाइनेंशियल हेल्थ में और इन्फ्लुएंस करता है रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल को। तो क्या है तुम अगर बैलेंस लेके चलोगे तो रिस्क कम रहेगा, और बैलेंस नहीं लेके चलोगे सिर्फ डेट ले लोगे कंपनी डूब जाएगी, तो तुमको क्या है तुम दिवालिया घोषित कर दिए जाओगे, बैंकरप्ट हो जाओगे तुम, तुम्हारी कंपनी पे क्या बैंकरप्सी फाइल हो जाएगी और रिटर्न प्रोफाइल वगैरह पे ये सब
ये करता है। तो आप देखते हैं हम नेक्स्ट कैपिटल कैपिटल और कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपोनेंट क्या क्या इसके हैं? तो सबसे पहला है इक्विटी कैपिटल, ठीक है। इक्विटी इक्विटी कैपिटल क्या है? इक्विटी कैपिटल रिप्रेजेंट करता ऑनरशिप इन द कंपनी। ऑनरशिप कितना है, तुम्हारे पास कितना शेयर है, तुम कितना ऑन करते हो कंपनी को, ये बताता है इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी कैपिटल इज रेज्ड थ्रू द इशुएंस ऑफ कॉमन एंड प्रीफर्ड स्टॉक। ये कैसे रेज होता है? इक्विटी जो रेज होता है, ये इशू होता है कॉमन एंड प्रीफर्ड स्टॉक। तुम क्या है, स्टॉक को इशू करते हो कि तुम्हारे पास 100% है तो उसका कितना स्टॉक बनाओगे। तुम हो सकता है 100% का 1000 स्टॉक बना सकते हो, लाख बना सकते हो, करोड़ बना सकते हो। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू डाइल्यूट सम स्टॉक अकॉर्डिंग टू नीड, जितना तुमको पैसा चाहिए होता है। शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड्स एज a रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड हैविंग वोटिंग राइट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो क्या है, शेयर होल्डर जो होते हैं उस कंपनी का शेयर जो ले लेते हैं, जितना भी शेयर उनके पास हो, तो इससे क्या है वो डिविडेंड रिसीव करते हैं। यानी जब कंपनी प्रॉफिट मेक करेगी, प्रॉफिट बनाएगी, तो उसमें से कुछ पैसा क्या है, कुछ कुछ पोर्शन क्या है इनको भी मिलेगा, शेयर होल्डर को भी मिलेगा। जो क्या है कंपनी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में बता देती है कि हम कितना पैसा हम अपने शेयर होल्डर को देंगे, कितना परसेंटेज हम शेयर होल्डर को देंगे अपने प्रॉफिट में से, और कितना पैसा क्या हम कंपनी के ग्रोथ पे लगाएंगे। तो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग में लिखी बात होती है। तो क्या शेयर होल्डर उसी तरीके से अपना शेयर खरीदते हैं कि उन्हें कितना पैसा मिलना है। और इसके साथ शेयर होल्डर के पास क्या कुछ वोटिंग राइट्स भी आ जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अगर उनके पास क्या है, ऑनरशिप कंपनी में अच्छी खासी है, यानी 1% या 2% भी है, तो क्या अच्छी खासी है। अब 1 करोड़ शेयर बनाया तो हर बंदे को तुम डिसीजन मेकिंग दे नहीं सकते हो। तो जिनके पास ज्यादा रहेगा, ये तुम क्या है रेशियो के हिसाब से देख लोगे, प्रोपोर्शन के हिसाब से कि किसके पास कितना कितना परसेंटेज है। तो जितने भी बंदे होंगे जिनके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर रहेगा, उनको तुम क्या बुला सकते हो कि भाई देखो हम ये डिसीजन ले रहे हैं, तुम अपना क्या इसमें वोटिंग चाहो तो दे दोगे, हमको ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया इक्विटी। इक्विटी वही ऑनरशिप रिप्रेजेंट करता है कंपनी में। नेक्स्ट है डेट कैपिटल। डेट इन्वॉल्व्स बोरोइंग फंड्स। जैसा मैंने पहले बताया, डेट क्या है, इन्वॉल्व करता है बोरोइंग फंड्स, यानी जो तुम लोन लेते हो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज बैंक्स, बैंक से लोन ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, और बॉन्ड होल्डर से भी ले सकते हो कि तुम क्या है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड को सेल करके भी क्या उसके इन ल्यू ऑफ बॉन्ड, तुम बॉन्ड के बदले में भी तुम क्या है ले सकते हो, क्या फंड को ले सकते हो उनसे। कंपनी क्या ऑब्लिगेटेड होती है टू रीपे द बोरोड अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला था, डेट को तुमको वापस करना पड़ेगा विथ द इंटरेस्ट that you have agreed with that bank or the financial institution at the time of signing that uh, fund, in the time when you have received the fund। तो तुमको क्या इंटरेस्ट जो तुम साइन करते हो जिस टाइम तुम लेते हो फंड उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, उस टाइम जो तुम जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में साइन करते हो, तुमको वो पैसा वापस करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, ठीक है। डेट कैपिटल इंक्लूड्स लोन, इसमें लोन आता है, बॉन्ड आता है, अदर फॉर्म ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इक्विटी तुमको वापस नहीं करनी है, वो तुम्हारा कंपनी के पास आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो डेट होगा तुमको सूद समेत वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। सम इंस्ट्रूमेंट कंबाइन फीचर ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी। Convertible bonds, for example, start as a debt but can be converted into equity at a later date। अब कुछ क्या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि जो बोथ डेट एंड इक्विटी के तरह काम करते हैं, उसका फीचर दोनों की तरह होता है। जिसको एक एग्जांपल इसका इसने बताया है कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये स्टार्ट तो होता है डेट के तरह, लेकिन लेटर ऑन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एट लेटर डेट। शुरू में तो ये डेट रहेगा यानी कर्जा है, लेकिन बाद में क्या इक्विटी बन जाएगा। दिस हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट। तो ये करता क्या है ना कि जैसे तुमने लिया फंड बोरो किया, तुमने फंड बोरो किया, तो उस टाइम तो तुम्हारे लिए वो फंड रहेगा, उस टाइम तुम्हारे कंपनी का इक्विटी नहीं जाएगा। लेकिन एट लेटर स्टेजेस तो तुम क्या उस टाइम साइन करते हो कि ठीक है अभी नहीं, आज से 5 साल के बाद क्या है इसके बदले में तुमको क्या इतना परसेंट इक्विटी अभी नहीं मिलेगा, एक लेटर डेट पे तुमको क्या इतना परसेंट इक्विटी मिल जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ये कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी और डेट का। अब फैक्टर कौन कौन है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, इसके बारे में बात करते हैं।
कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस एंड इट्स इनहेरेंट रिस्क कैन इन्फ्लुएंस द चॉइस बिटवीन डेट एंड इक्विटी। जो बिजनेस है नेचर का, उस पर क्या है डिपेंड करेगा, और उस पर कितना इनहेरेंट रिस्क और कितना रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड है, ये चीज क्या इन्फ्लुएंस करेगा चॉइस बिटवीन डेट एंड इक्विटी, कि तुमको कितना डेट लेना चाहिए और कितना इक्विटी डाइल्यूट करना चाहिए। ये टोटली क्या है बिजनेस पे डिपेंड करेगा। रिस्कियर बिजनेस माइट ऑप्ट फॉर लोअर प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड रिड्यूस फाइनेंशियल लेवरेज। ये क्या करेगा, जो रिस्कियर बिजनेस है वो क्या ज्यादा कर्ज लेने से बचेगा, और क्या है वो कम से कम कर्ज लेगा और अपना फाइनेंशियल लेवरेज जो है उसको क्या एंजॉय कर पाएगा। और जो कम, जो क्या है प्रॉफिटेबल बिजनेस है या लेस रिस्कियर बिजनेस है, वो क्या डेट लेके अपने आप को चाहेगा या फंड लेके वो क्या है चाहेगा कि अपने आप को ग्रो करवाए। तो ये चीज है। अब रिस्की बिजनेस क्या हो सकता है, रिस्की बिजनेस हो सकता है कोई नया चीज जो तुम ट्राई कर रहे हो, तो उसमें तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम ज्यादा से ज्यादा फंड लो, उसमें तुम चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा तुम डेट नहीं लेना चाहोगे, तुम चाहोगे कि तुम किस तरीके से इक्विटी को डाइल्यूट करके क्या है उसके बदले में तुम पैसा को रेज करो और उस पैसे से उस बिजनेस को चलाओ। तो ये है सबसे पहला होता है बिजनेस रिस्क। कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है बिजनेस रिस्क पर, बिजनेस में रिस्क कितना है। टैक्स कंसिडरेशन, इंटरेस्ट, अब क्या है इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल। डिडक्टेबल यानी इंटरेस्ट जो होता है ना डेट पर, वो क्या टैक्स डिडक्टेबल होता है, यानी इस पर टैक्स नहीं लगता, मेकिंग डेट फाइनेंसिंग अट्रैक्टिव फ्रॉम ए टैक्स पर्सपेक्टिव। तो होता क्या है कि उस पर टैक्स तो लगेगा नहीं इंटरेस्ट पर, जो इंटरेस्ट तुमको देना है, तो इससे क्या होता है तुमको क्या है वो अट्रैक्टिव लगने लगता है कि ठीक है भाई, अगर मैंने क्या है 10 करोड़ का लोन लिया है, 10 करोड़ का तुम्हारा अगर ऑर्गेनाइजेशन लोन लेता है, तो तुम्हारे पास इंटरेस्ट उसका अगर तुम्हारे साल का भी बनता है 5 लाख, तो कंपनी अगर 10 लाख प्रॉफिट बनाती है, तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट बन रहा है 5 लाख रुपया, भैया मंथली का बन रहा है 5 लाख रुपया, अगर तुम दे रहे हो तो 10 लाख अगर मंथली प्रॉफिट तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बता रही है, तो 5 लाख तो तुम्हारा इंटरेस्ट मनी है, तो इस पर तुम्हारा टैक्स नहीं लगेगा, जो रिमेनिंग तुम्हारा 5 लाख बचा है उसी पर टैक्स लग गया। तो ये जो ये टैक्स डिडक्टेबल चीज है ना, ये अट्रैक्ट करता है कि लोग क्या डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाए। दिस कंसीडरेशन में इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू यूज डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। और टैक्स कंसीडरेशन क्या लोगों को इन्फ्लुएंस करती है कि वो ज्यादा डेट स्ट्रक्चर की तरफ जाए। ये चीज भी फैक्टर करती है, टैक्स कंसीडरेशन हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनीज एम टू मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कंपनी एम क्या करती है, कंपनी एम करती है कि जो तुम्हारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको क्या मिनिमाइज कर सके। इसमें इन्वॉल्व क्या हो जाता है फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कंपनी हमेशा ये करती है कि वो क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी इक्विटी हो गया या डेट हो गया, ये क्या कम से कम ले, ना इक्विटी ज्यादा डाइल्यूट करे ना डेट ज्यादा डाइल्यूट करे, उन दोनों के बीच में राइट बैलेंस बनाए। यानी कंपनी क्या कोशिश करती है, कंपनी कोशिश करती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कम से कम रखें, और जो प्रॉफिट हम बनाए उसी से हमारी कंपनी का सस्टेनेबल ग्रोथ किस तरीके से हो। नेक्स्ट है मार्केट कंडीशन पर भी ये क्या वेरी करता है। अब इकोनॉमिक कंडीशंस हो गया, किस तरीके का इकोनॉमी चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर की, कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर लेना चाहिए। अब पता चला तुम्हारा बूम पर चल रहा है, तो तुम क्या डेट लेके चाहोगे कि तुम भी क्या बहती गंगा में हाथ धो लो, कहीं से क्या फंड को जनरेट करोगे कि भाई अभी फंड तुम हमको दे दो और बाद में क्या लेटर और हम तुमको ये पैसा दे देंगे, क्योंकि तुमको पता है अभी इकोनॉमी बूम पर है, तुम पैसा कमा सकते हो इस टाइम पे। और क्या है जब देखोगे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, तुम क्या करोगे इक्विटी को डाइल्यूट करके पैसा बनाना चाहोगे, बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक रिस्क। क्योंकि ज्यादा तुम डेट ले लोगे और कंपनी फेल होती है रिसेशन में और डूबती है, तो क्या होगा तुमको कर्जा तो वापस करना पड़ेगा। इक्विटी में क्या है वो शेयर होल्डर का पैसा जाएगा। तो उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग मार्केट कंडीशन पे भी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना दे रहा है, अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट है लोग क्या फंड लेने से बचते हैं, लोग क्या इक्विटी डाइल्यूट करते हैं। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग इन द मार्केट, कितना फाइनेंस अवेलेबल है मार्केट में, ये क्या ये सब चीजें क्या इम्पैक्ट करती है चॉइस बिटवीन डेट एंड इक्विटी पे, कि तुम कौन सा डेट एंड इक्विटी किस किस चीजों पर, तो बिजनेस पर हो गया टैक्स कंसीडरेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्केट कंडीशन। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंसेस। फाइनेंसेस का सोर्स क्या है, सबसे पहला पैसा बनेगा कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस का मैनेजमेंट तो भैया आप तब कीजिएगा जब आपके
सबसे पहला इक्विटी फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले कॉमन स्टॉक रिप्रेजेंट द ओनरशिप इन द कंपनी एंड कॉमन शेयर होल्डर हैविंग वोटिंग राइट्स एंड मे रिसीव डिविडेंड। तो तुम क्या करते हो इक्विटी फाइनेंसिंग में, क्या होता है इक्विटी को डाइल्यूट करते हो और उससे क्या पैसा को रेज करते हो। इससे क्या होता है जो स्टॉक मिलता है लोगों को, तो इससे क्या ओनरशिप उनके पास थोड़ी सी आ जाती है, वोटिंग राइट मिलती है, डिविडेंड मिलता है उनको। प्रीफर्ड स्टॉक हाइब्रिड सिक्योरिटी विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी। प्रीफर्ड स्टॉक कहते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट जो होता है तुम्हारा, जो जो क्या है डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। प्रीफर्ड शेयर होल्डर रिसीव फिक्स्ड डिविडेंड बिफोर कॉमन शेयर होल्डर। प्रीफर्ड स्टॉक क्या होता है ना, ये क्या कहता है कि तुम्हारा जो शेयर होल्डर रहेगा उनको क्या है पहले मिलेगा, उनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा। कॉमन शेयर होल्डर है उनको मिलने से पहले इनको क्या फिक्स पहले इनको मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रीफर्ड स्टॉक जो होता है उससे तुम पैसा बनाते हो कि जो बंदा प्रीफर्ड स्टॉक खरीदेगा इसके हाथ में कंपनी जो भी प्रॉफिट बनाएगी हमको तो क्या इतना पैसा पहले मिलेगा, उसके बाद जो बचेगा वो दूसरे शेयर होल्डर को मिलेगा। तो प्रीफर्ड स्टॉक से भी कंपनी क्या है पैसे बनाती है। इसमें डेट और इक्विटी दोनों का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट है डेट फाइनेंसिंग। इक्विटी में दो हो गया, कॉमन स्टॉक से पैसा बनाओगे अपना स्टॉक बेच के, प्रीफर्ड स्टॉक से पैसा बनाओगे। प्रीफर्ड स्टॉक में क्या है, इसमें भी तुमको पैसा मिलता है, लेकिन इसमें ये होता है कि तुमको क्या फिक्स डिविडेंड देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या है कंपनी प्रॉफिट बनाए या ना बनाए तुमको पैसा देना ही पड़ेगा। एक प्रीफर्ड अमाउंट ऑफ पैसा क्या है तुमको अपने शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। एक तरह का डेट भी हो गया, तुमको पैसा देना भी है, और एक तरह का इक्विटी भी हो गया, तुमको क्या है पैसा मिल भी गया। तो इसमें क्या है दोनों तरीके का चीज होता है। इक्विटी में क्या होता है तुमको पैसा तुरंत ही मिल जाता है, उसका इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन डेट क्या होगा तुमको पैसा वापस भी करना है, जिसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक रहता है। नेक्स्ट है डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में सबसे पहला बैंक लोन हो गया। कंपनी क्या बोरो कर सकती है फंड कमर्शियल बैंक से, जो कि रीपे होगा विद द इंटरेस्ट रेट ओवर स्पेसिफिक पीरियड में, तुम उसको वापस करोगे। बॉन्ड इशूइंग बॉन्ड अलाउ कंपनी टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग डेट सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स को क्या बॉन्ड बेचती है। बॉन्ड होल्डर्स रिसीव पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी। तो बॉन्ड में क्या होता है ना, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है उनमें, उसमें क्या उनको इंटरेस्ट क्या है रिसीव, वो इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं बॉन्ड होल्डर जो भी रहते हैं। और रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट वो है वो क्या है तुमको वापस दे देते हैं मैच्योरिटी पे। ठीक है, तो बॉन्ड में होता है क्या, जैसे कोई बॉन्ड खरीदा 1 करोड़ का, 1 करोड़ में क्या है फिक्स्ड अमाउंट रहेगा जो क्या बॉन्ड होल्डर क्या है रिसीव करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट। उससे 10 करोड़ का कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता है, 1%, 2%, 3%, जो भी कंपनी डिसाइड करेगी। और क्या है वो कंपनी क्या है वो चीज क्या हमको देगी 1%, 2%। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 1 करोड़ का है कोई चीज, 1 करोड़ का 1%, 1 लाख हुआ। तो 1 लाख उनको क्या पर मंथ दी, सब सब बंदे ने क्या है 1 करोड़, 1 करोड़ का उनका बॉन्ड बिक गया किसी कंपनी का। तो उनको क्या है 1% चलो वो दे रहा है स्पेसिफिक पीरियड 6 महीने पर या 1 साल पर। इसके बाद एक मैच्योरिटी पीरियड होती है, वो मैच्योरिटी पीरियड 10 साल 20 साल हो सकती है, कि हम इस साल के बाद 20 साल के बाद तुम्हारा क्या है जितना पैसा तुमने वो दिया है उस इंटरेस्ट रेट के अलावा जो तुमको मंथली जैसे 1 लाख रुपया मिल रहा है या फिर तुमको हर महीने मिल रहा है, हर 6 महीने में मिल रहा है, 20 साल जब कंप्लीट होगा तो ये पूरा पैसा तुमको क्या है वापस मिल जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में होता है इंटरनल फाइनेंसिंग। कंपनीज कैन यूज प्रॉफिट रिटेन्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू फाइनेंस ऑनगोइंग ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट। तो इक्विटी डाइल्यूट करके डेट करके और रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब जो प्रॉफिट कंपनी ने बनाई है ओवर द प्रीवियस ईयर उसको यूज करके क्या है वो ऑनगोइंग ऑपरेशंस प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट को चलाती है। वेंचर कैपिटल क्या होता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय वीसी फर्म्स, स्टार्टअप्स एंड हाई ग्रोथ कंपनीज में रेज फंड बाय सेलिंग ओनरशिप स्टेक्स टू वेंचर कैपिटल फर्म्स इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल एंड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। तो वेंचर कैपिटल क्या होता है ना, वेंचर कैपिटल जैसे स्टार्टअप या हाई ग्रोथ कंपनीज क्या करती है वो फंड को रेज करती है, किस तरीके से अपना ओनरशिप जो है कंपनी में उसको बेच देती है वेंचर कैपिटल फर्म्स को। किस चीज के बदले में कि वेंचर कैपिटल क्या उन्हें पैसा देंगे और साथ में क्या स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देंगे, किस तरीके से तुमको काम को करना चाहिए, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना चाहिए कि तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सको। नेक्स्ट है एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर किसको कहते हैं, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल।
यानी जो बड़े बंदे होते हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती, इनके पास बहुत पैसा होता है, उनको एंजल इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, जो प्रोवाइड करते हैं फंडिंग टू स्टार्टअप इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी ओनरशिप। तो इन जो तुम्हारे एंजल इन्वेस्टर होते हैं ना, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, पैसे वाले बंदे होते हैं, वो क्या है, स्टार्टअप को फंड करते हैं। एंजल इन्वेस्टर क्या है, ज्यादातर क्या है, पैसे स्टार्टअप को फंड करते हैं, और इक्विटी उस टाइम पे बहुत लेते हैं, क्योंकि स्टार्टअप में क्या होता है, वैल्यूएशन बहुत कम होती है। कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी शुरू में, कंपनी बनी है 10 लाख 20 लाख, ज्यादा ज्यादा 25 30 लाख 50 लाख, इससे ज्यादा होगी नहीं। तो क्या है, वो क्या करते हैं, जैसे 10 लाख है, वो 1 लाख या 2 लाख लगा के 20% इक्विटी शुरू में ले लेंगे, और वो क्या चूज करते हैं किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना है। और जब कंपनी ग्रोथ होती है तो क्या उनके पास, अब कंपनी की वैल्यूएशन बाद में चलो 1 करोड़ हो गई या 100 करोड़ हो गई, तो क्या उनके पास 20% इक्विटी आ गई, तो 100 करोड़ का 20% आराम से उनके पास क्या 1 लाख या 2 लाख लगा के उन्होंने क्या 20 करोड़ कमा लिया। तो एंजल इन्वेस्टर क्या करते हैं, बहुत पैसा स्टार्टअप पे लगाते हैं। हाँ, सबसे उनको रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन जिनसे मिलता है तो उसका क्या है फिर, मल्टीप्लिकेशन क्या है, लाख्स में करोड़ में भी हो जाता है। बहुत ग्रोथ बहुत तगड़ा उसमें होता है। गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडी, अब पब्लिक फंडिंग क्या है, गवर्नमेंट क्या है, ग्रांट प्रोवाइड करती है, सब्सिडी देती है, लो इंटरेस्ट लोन देती है, तो टू सपोर्ट स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिसर्च और प्रोजेक्ट। पब्लिक फंडिंग में यही है ना, अब कंपनी जैसे गवर्नमेंट देख रही है यार, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रहा या कोई इंडस्ट्री नहीं चल रहा, तो उसको क्या सब्सिडी देगी, लो इंटरेस्ट पे लोन देगी, और क्या है, उनके रिसर्च में उनका हेल्प करेगी, और उनको यानी बहुत तरीके से उनका हेल्प करती है, सो डैट क्या है, इंडस्ट्री रिवाइव कर सके, कोई एक स्पेसिफिक रिसर्च या प्रोजेक्ट क्या है रिवाइव कर सके। ट्रेड क्रेडिट क्या है, ट्रेड क्रेडिट में आता है सप्लायर फाइनेंसिंग। कंपनीज कैन नेगोशिएट ट्रेड क्रेडिट टर्म्स विद सप्लायर्स अलाउइंग देम टू डिले पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड क्रेडिट कहते हैं वही, इसको कहते हैं हिंदी में उधार। तो कंपनी भी क्या उधार पे भी काम करती है, तो क्या है, जिनसे वो ट्रेड कर रही है, बिजनेस कर रही है, उनसे क्या नेगोशिएट कर लेती है, उनसे क्या है वो ये कर लेती है, नेगोशिएट यानी पहले ही बात कर लेती है कि भाई देखो, तुम दे रहे हो हमको माल, यानी तुमने मुझे दिया है 10 लाख का सामान, तो मैं 10 लाख अभी तुमको ना देके ये तुम हमको दे दो उधार पर, और जैसे जैसे मैं पैसा कमाऊंगा उस तरीके से तुमको दूंगा। तो ये क्या होता है, सबसे आला दर्जे का होता है, जिसपे क्या लोग राजी नहीं होते। राजी किस पर होते हैं कि 10 लाख का सामान तुम ले रहे हो, तुम क्या है हमको 10 लाख का ले रहे हो, तो हर हफ्ते तुम क्या हमको 2-2 लाख रुपए का पेमेंट कर दो, तो क्या 5 हफ्ते में मेरा 10 लाख का पेमेंट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। तो ये आता है सप्लायर फाइनेंसिंग में, ऑर्गेनाइजेशन इसका भी यूज करती है। समरी क्या है, ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हर सोर्स का क्या अपना एक फायदा है, नुकसान है। द चॉइस डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। किस किस चीज पर डिपेंड करती है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। अब कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ पहले से खराब है, तुम और कर्जा पे कर्जा लेते जा रहे हो, तो उस टाइम पे तुम कर्ज नहीं लोगे, डेट नहीं लोगे, उस टाइम पे तुम कोशिश करोगे किस तरीके से इक्विटी से पैसा कमाया जाए, प्रीवियस प्रॉफिट से पैसा कमाया जाए, ज्यादा तुम और फाइनेंशियल हेल्थ को खराब नहीं करना चाहो। रिस्क पे डिपेंड करता है, रिस्क कौन सा रिस्क वाला बिजनेस है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, इन सब चीजों को डिपेंड करेगा। और एक चीज और क्या था इसमें, इसमें था बिजनेस, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा लेते हो। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डाइवर्स सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट टू द फाइनेंशियल रेजिलियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू कंपनी। अब तुमको क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होगा, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, इसको क्या है तुमको बैलेंस करके चलोगे, और जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है इसको तुम डाइवर्स रखोगे, यानी बहुत जगह से जब तुमको पैसा आएगा, तो ये क्या करता है, तुम्हारा फाइनेंशियल रेजिलियंस देता है, यानी फाइनेंशियली तुमको स्ट्रांग करता है, रोबस्ट करता है, और कंपनी को फ्लेक्सिबल बनाता है। एंड हेयर वी हैव रीच्ड, वी हैव कंप्लीटेड आवर फोर्थ यूनिट ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो।